हेलो एवरीवन, वेलकम टू द SWPM प्लेटफॉर्म। 20 जून को हमारे ऐप पर एक टेस्ट हुआ था MSc जूलॉजी का, जो कि फ्री हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो अभी भी हमारे ऐप पर जाकर उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे, आज मैं नीतू शर्मा आप लोगों के साथ उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल। बच्चे, फ्रॉग जो होता है वो हमारा क्या होता है? एम्फीबिया। एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट जो टैडपोल है उसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो हमारा टैडपोल है इसका हैबिटेट काफी ज्यादा हमारी फिश से मिलता जुलता होता है। टैडपोल से जब फ्रॉग बनता है, इस प्रोसीजर को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में ही कि बर्ड कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? बर्ड्स के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड। मैमल्स के अंदर? वेरी गुड, 4 चैम्बर्ड हार्ट। अच्छा, कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर्ड हार्ट। और चलो इतना ही बता दो मुझे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइडल वॉल्यूम इन अ नॉर्मल एट रेस्ट इज अबाउट। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? रेस्टिंग कंडीशन में एक ब्रीथ के टाइम पे कोई एक पर्सन कितने एयर वॉल्यूम को इनहेल कर सकता है और कितने एयर वॉल्यूम को एक्सहेल कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि जनरली हमारी 500 ml होती है। बट हमसे पूछा गया है लीटर में, तो लीटर में हम लोग कैसे करेंगे? 500 ml है, 1000 ml हमारा होता है 1 लीटर के इक्वल। ओके, तो 500 कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, है ना। ये हमारा हो गया 1/2 लीटर, यानी कि 0.5 लीटर। ओके, तो इसका आंसर हो गया ये। बच्चे, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दी है, क्योंकि इस बार यहाँ पर तो चलो टाइडल वॉल्यूम पूछा है, हो सकता है आपके एग्जाम में IRV पूछ ले, ERV पूछ ले, RV पूछ ले, तो आप लोगों ने अगर ये टेबल पढ़ रखी होगी तो आप उसका भी आंसर आराम से कर सकते हैं। यही तो करना है हमें, एक क्वेश्चन के बहाने हमें बाकी चीजों को भी तो रिवाइज करना है। तो हमारा सेकंड है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एयर वॉल्यूम दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टीवी इंस्पिरेशन। मतलब ये है कि नॉर्मल इनहेल हुआ, उसके बाद फोर्सफुली और कितनी एयर वॉल्यूम इनहेल की जा सकती है, उसे हम लोग बोल देंगे IRV, जो कि आपकी जनरली मेल्स में 3100 ml होती है और फीमेल्स में 1900 ml होती है। उसके बाद आता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली कितनी एयर वॉल्यूम एक्सहेल की जा सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि मेल्स के अंदर 1200 ml होती है और फीमेल्स के अंदर 700 ml होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी अगर कोई एयर लंग्स के अंदर बच जाती है, तो जितना अमाउंट ऑफ एयर बचता है उसे हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि मेल्स में 1200 ml होता है और फीमेल्स में 1100 ml होता है। यानी कि वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, वो तो हम गलत नहीं करके आएंगे। ओके, फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन the developing embryo undergoes organization of the cells into a multi-layered structure, and each of the layer will be differentiated into distinct parts in the fully developed organism in due course of time. Which one of the following layer is responsible for skin and nervous system? ये हमारा मेन पार्ट है। इसने ऊपर तो हमें मेनली ये बता दिया कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे क्या क्या होता है। जैसे कि बच्चे, ये जाइगोट है, जाइगोट बनता है मोड्यूला, मतलब पहले क्लीवेज वगैरह होगा, उसके बाद 16 सेल स्टेज आएगी, जिसे हम लोग बोल देंगे मोड्यूला। मोड्यूला के बाद बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला। ओके, फिर बनता है आपका गैस्ट्रुला। जब ये गैस्ट्रुला बनता है, इस टाइम पर 3 जर्मिनल लेयर बनती है। फर्स्ट हमारी बनती है
एक्टोडर्म, सेकंड होती है मेसोडर्म और थर्ड होती है एंडोडर्म। इन तीनों जर्मिनल लेयर से ही आगे कुछ ऑर्गन्स बनते हैं। तो एक्टोडर्म से जो बनते हैं वो है स्किन, नर्वस सिस्टम, हेयर, नेल्स, आईलैंड और आपका ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मेसोडर्म से बनने वाले कौन कौन से हैं? मसल, किडनी, आरबीसी, गोनैड, हार्ट, स्प्लीन, कार्डिक मसल्स, एपिथेलियल लेयर ऑफ लंग्स। एंडोडर्म से बनने वाले डाइजेस्टिव ट्यूब, फेरिंक्स, रेस्पिरेटरी ट्यूब, पैंक्रियाटिक सेल, इनर लेयर ऑफ लंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ गट, थायराइड ग्लैंड और ब्लैडर। एक चीज ध्यान रखना, लंग्स आपका इधर भी है और लंग्स आपका इधर भी है, लेकिन लंग्स की जो एपिथेलियल लेयर है ये डिराइव होती है मेसोडर्म से और लंग्स की जो इनर लेयर है ये डिराइव होती है आपकी एंडोडर्म से। ओके, यानी अगर किसी भी लेयर का नाम दे देगा, किसी भी ऑर्गन का नाम दे देगा और पूछेगा कहाँ से डिराइव होती है, कौन सी लेयर होती है, तो इसका आंसर भी हम लोग बड़ी आराम से कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? इसका मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है n sin अल्फा डिवाइडेड बाय 0.61 लैम्डा, जिसमें हमारा लैम्डा जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, n रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और साइन अल्फा रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल एपर्चर को। अगर मुझे रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है तो मुझे ये भी बढ़ाना पड़ेगा और ये मुझे कम करना पड़ेगा। यानी मुझे अगर साइन अल्फा के बारे में कोई पूछे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय, यानी हमने इंक्रीज का ही केस दिया है। तो सबसे पहले वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हमें कम चाहिए, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ इसमें है और इसमें है, यानी बाकी के दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, बाकी दो तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एपर्चर हमें इंक्रीज करना है जो कि आपका इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड वाला ऑप्शन। यूजिंग एन इल्यूमिनेशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग द न्यूमेरिकल एपर्चर। ओके फ्रेंड्स, और एक बात और, यहाँ पर तो हमसे रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछा है। अगर आपसे एग्जाम में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में पूछ ले तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो आपका होता है ये आपका रिजॉल्विंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इस हिसाब से मुझे रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय n sin अल्फा। ओके फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय n sin अल्फा। ओके, यानी रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछ लेता, सॉरी ये मैंने रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर ये आपका LOR का फॉर्मूला आएगा ना। रिजॉल्विंग पावर का तो ऊपर लिखा ही हुआ है, ये रहा LOR का फॉर्मूला। अगर हमारा होगा तो ये हो गया ये, यानी अगर पूछ ले लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यूजिंग एन इल्यूमिनेशन ऑफ, फर्स्ट नहीं इसका होगा, यूजिंग एन इल्यूमिनेशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग द न्यूमेरिकल एपर्चर। ओके, यानी अब चाहे रिजॉल्विंग पावर से क्वेश्चन पूछे चाहे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे, ये भी हम नहीं छोड़ के आएंगे, ये तो हम पक्का ही सही करके आएंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द ड्रोसोफिला बॉडी प्लान दैट विल प्रोड्यूस द विंग इज कॉल्ड। ड्रोसोफिला का जो बॉडी प्लान होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हेड, सेकेंड है थोरैक्स और थर्ड है एब्डोमेन। ओके, अगर बात करें हेड की, हेड से क्या क्या बनता है? माउथ, आई और एंटीना। ओके, माउथ, आई और एंटीना। फिर बात करें अगर थोरैक्स की, तो थोरैक्स में 3 सेगमेंट होती है, T1, T2 और T3। तीनों से अलग अलग चीजें बनेंगी। T1 से बनेगा 1 पेयर ऑफ
लेग्स, यानी कि 2 पैर तो बन चुके ड्रोसोफिला के। T2 से बनेगा 1 पेयर ऑफ लेग्स प्लस 1 पेयर ऑफ विंग, यानी कि 4 पैर बन चुके हैं और 2 पंख बन चुके हैं। थर्ड होता है हमारा 1 पेयर ऑफ लेग्स प्लस 1 पेयर ऑफ हॉल्टेयर्स। ओके, 1 पेयर ऑफ हॉल्टेयर्स। एब्डोमेन से तो इसका पेट बन जाएगा। अब हमसे मेन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विंग कौन सा सेगमेंट बनाएगा, तो ये रहा विंग जो कि T2 बना रहा है। T2 किसका पार्ट है, 4x का, तो इसका आंसर आ गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, यानी एग्जाम में अगर आपसे हॉल्टेयर पूछ रहे तो भी आप आंसर कर दोगे ना, और लेग्स पूछा तो भी आप आंसर कर दोगे, माउथ, आई, एंटीना कुछ भी पूछेगा आप बता दोगे ना। और अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, जो टेल्सन होता है, जब ड्रोसोफिला की बॉडी बन रही होती है उस टाइम पे टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है टेल्सन। और अगर मैं बात करूं डोर्सल की, तो डोर्सल जो होता है वो ड्रोसोफिला की जो बॉडी होती है उसका जो वेंट्रल पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। बट इसका नाम डोर्सल इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैक्सिमम जीन्स के नाम उनके डोमिनेंट कैरेक्टर पर, सॉरी उनके म्यूटेंट कैरेक्टर पर रखे गए हैं, क्योंकि जब हमारा डोर्सल जीन नहीं होता उस टाइम पर डोर्सल वाला पार्ट बनता है ड्रोसोफिला का। तो इसमें डोर्सल का तो कोई रोल ही नहीं है, एब्डोमेन से बनता नहीं है, तो इसका आंसर है 4x। उसके बाद आता है हमारा 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंसिंग ऑर्गन? ईयरड्रम ना जी। कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का कहाँ पर काम होता है, मेनली हियरिंग में, है ना। तो बचता है हमारा वेस्टिबुलर रीजन। कहाँ पर होता है वेस्टिबुलर रीजन, ये आपका इनर ईयर का पार्ट होता है, ठीक है, ये देखिए इधर। अब अगर मैं बात करूं कि बैलेंसिंग में कैसे काम करता है, तो बैलेंसिंग में कैसे काम करेगा ये, इसके अंदर मेनली हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं यहाँ पर। ओके, इसके कुछ सेंसरी रीजन होते हैं, कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा। ओके फ्रेंड्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और जिसका सेंसरी ऑर्गन है वो है आपका क्रिस्टा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड में हमारे कौन से आएंगे, यूट्रिकल और सेक्यूल, ठीक है, यूट्रिकल और सेक्यूल। इसके जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं ये कौन से होते हैं, आपके मैक्यूला। ओके फ्रेंड्स, ये होते हैं मैक्यूला। अब ये बैलेंसिंग में काम कैसे करते हैं, जो क्रिस्टा होता है ये आपका डायनेमिक बैलेंस करता है, डायनेमिक बैलेंस, और मैक्यूला क्या करता है, स्टैटिक बैलेंस। ओके, मैक्यूला करता है स्टैटिक बैलेंस। अब अगर मैं मेन बात करूं कि मतलब कैसे क्या क्या हो रहा है, ये सेमी सर्कुलर डक्ट मैंने आपको कितनी बताई, 3 बताई ना, ये फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड। और इधर देखिए ये वाला पोर्शन ये रहा यूट्रिकल और ये रहा सेक्यूल। मैंने आपको सेमी सर्कुलर डक्ट के सेंसरी ऑर्गन क्या बताए, क्रिस्टा। इसमें क्या होता है, जो एम्प्यूला है, एम्प्यूला का जो एंडोलिम्फ वाला पोर्शन होता है ये कुछ वेव्स क्रिएट करता है। जैसे ही मतलब कुछ भी बैलेंसिंग बिगड़ी तो जो सेंसरी रिज ऑफ एम्प्यूला है मूवमेंट के टाइम पर वहां पर एम्प्यूला का जो एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ कुछ वेव्स क्रिएट करेगा, कुछ वेव्स बनाएगा, ठीक है, जिससे कि क्यूपुला अफेक्ट होगा, ठीक है। फिर जो ये जैसे ही क्यूपुला अफेक्ट होगा तो वहां पर ब्रेन के पास मैसेज पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के पास मैसेज पहुंचेगा। वहां पे मैसेज पहुंचने के बाद जो हमारी लेग्स की मसल्स होती हैं उनके पास मैसेज आता है मूवमेंट के लिए। जैसे इसका मतलब अगर मैं इस बारे में मेन बात करूं तो हमारे डांसर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं,
जैसे डांसर्स का डांस करते करते अगर बैलेंस बिगड़ने लगे तो उस टाइम पे सेमी सर्कुलर डक्ट काम करने लग जाएगी और उनका बैलेंस बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हमारे यूट्रिकल और सेक्यूल। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो मेन काम करेंगे वो है रिज ऑफ सेंसरी हेयर। ओके फ्रेंड्स, ये रहे यहाँ पर सेंसरी हेयर, इधर गए, ये रहे रिज ऑफ सेंसरी हेयर। यहाँ पर ओटोलिथ नाम के या ईयर डस्ट नाम के जो ये ऑर्गन्स है ये यहाँ पर सेंसिटाइज करेंगे और फिर जो ये सेंसेशंस है ये ब्रेन तक जाती हैं। जैसे ये ब्रेन तक जाएंगी क्या रिएक्शन लेना है, क्या करना है, ये चीज हमारा ब्रेन बता देगा और फिर बता देगा कि आपको कैसे क्या बैलेंस करना है। ओके फ्रेंड्स, यानी बैलेंसिंग ऑर्गन हमारा हो गया वेस्टिबुलर ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारा प्रोसोटेरेगी हेड स्केल ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? मुझे एक बात बताओ, प्रोसोटेरेगी को क्या हम लोग एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया भी बोलते हैं? बताओ, ये आपका होमवर्क है, आप देखना चेक करना कि बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं और नहीं बोलते तो क्यों नहीं बोलते। ओके फ्रेंड्स, अब ये बोल रहा है, देखो अब मेरे को इसके स्केल का नहीं पता, जैसे कि मैं नहीं जानती प्रोसोटेरेगी के ऊपर किस टाइप के स्केल मिलते हैं, बट मुझे ये पता है, मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा साइक्लोइड टाइप के बारे में पता है। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, हम उस हिसाब से एलिमिनेशन से हम लोग इसके आंसर निकाल लेंगे। क्या कहना चाह रहा है ये? प्रोसोटेरेगी हेड स्केल ऑफ साइक्लोइड टाइप। साइक्लोइड का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं? बहुत ज़्यादा अच्छे क्या, मेरे को डायग्राम बनाने ही नहीं आते हैं, पर फिर भी चलो कोशिश करते हैं। कुछ इस टाइप के स्केल्स होते हैं साइक्लोइड में। ओके, कुछ इस टाइप के होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? लंगफिश के अंदर, लंगफिश और डिप्लॉइड। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ पर होंगे? लंगफिश और डिप्लॉइड के अंदर, तो डिप्लॉइड के अंदर। उसके बाद टिनोइड स्केल कैसे होते हैं? कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपके कहाँ पर मिलते हैं मेनली? ये हमारे मेनली मिलते हैं ओस्टिक थाइस के अंदर। ठीक है, ये मेनली आपके कहाँ पर मिलते हैं? ओस्टिक थाइस के अंदर। कौन सी फिशेज होती है ये ओस्टिक थाइस? इसका कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? लैबियो। ओके फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है लैबियो। उसके बाद प्लैकोइड टाइप, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? याद है किसी को कुछ प्लैकोइड का? तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गई। प्लैकोइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे। मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ जी। ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? कार्टिलेजिनियस फिशेज के अंदर। जिसका एक एग्जांपल हमारा बता दो कोई मुझे बढ़िया सा एग्जांपल जो बहुत फेमस हो। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? कोलब्यूटन। ओके, तो साइक्लोइड के अंदर साइक्लोइड टाइप भी नहीं मिलते, प्रोसोटेरेगी के अंदर टिनोइड टाइप भी नहीं मिलते, प्लैकोइड टाइप भी नहीं मिलते। तो इसका मतलब इसमें कौन से मिलते हैं? कोस्मोइड टाइप मिलते हैं। कोस्मोइड टाइप स्केल्स की एक खास बात होती है कि ये ओवरलैप नहीं करते हैं और ये मेनली आपको प्लैकोडर्म्स और ट्रैकोडर्म्स इनमें मिलते हैं। ओके, यानी हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। उसके बाद है व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ये सबको पता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है, ये तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं आई थिंक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट वेव्स ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। ये बच्चे अच्छे से पढ़ जाना क्योंकि वेव्स से क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि हमारा काम ही इस टाइम पे ये है कि हमें क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक भी तो डिस्कस करना है ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ भी पूछे वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आपने ईसीजी पढ़ा हो या आपने नहीं पढ़ा हो। बट अगर मैं आपको ये थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता रही हूँ कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये बात मेरी सुननी है और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सही करके आना है, चाहे हमने कार्डियो पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बट हमें ये क्वेश्चन सही करके आना। मेन हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटिव यही है। ओके, तो देखो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है?
आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है टी वेव। क्या मैं इसी को आर्ट्रियल सिस्टोल बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं इसी को आर्ट्रियल सिस्टोल भी बोल सकती हूँ। और इसी को मैं आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। उसके बाद हमारा आता है क्यूआरएस वेव। क्यूआरएस वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन को। वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन को, इसी को मैं वेंट्रिक्युलर सिस्टोल बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। इसी को मैं वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। उसके बाद आता है टी वेव। टी वेव आपका रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिक्युलर रीपोलराइजेशन। ओके, PQRST सब हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं QT इंटरवल की। QT इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। मैंने आपको बताया था Q से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा था? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। T पे हमारा क्या था? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यानी कि QT हमारा मेन है टाइम इंटरवल बिटवीन ventricular depolarization and ventricular repolarization। उसके बाद ये भी हो गया। अब मैं बात करती हूँ ST इंटरवल की। ये आपका मेनली प्लेट्यू फेज, मेनली ये आपका जो ST वाला है ये आपका मेनली प्लेट्यू फेज ऑफ कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ST वाला जो है, ये जो Q से T है, यानी ST वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका मेनली प्लेट्यू फेज ऑफ कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, अब हम इनको पढ़ेंगे। ए है द पी वेव अकर्स ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया, बिल्कुल सही बात। बी कह रहा है द आर्टरियल डीपोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टी वेव। टी वेव के अंदर आर्टरियल डीपोलराइजेशन नहीं भाई, आर्टरियल डीपोलराइजेशन तो हमारा इसमें हमने पढ़ा ही नहीं है, बल्कि ना पी वेव कर रही है, ना क्यूआरएस कर रही है, ना टी कर रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है टी वेव के लिए, आर्टरियल रिपोलराइजेशन नहीं होता। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस, हाँ, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, हाँ, तो ये हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्यूटी इंटरवल इंडिकेट प्लेट्यू पोर्शन ऑफ द ऑरिक्यूलर एक्शन पोटेंशियल। क्या कहना चाह रहा है? इसकी तो भाषा ही समझ नहीं आ रही है। क्यूटी इंटरवल मेनली आपका टाइम इंटरवल होता है किस किस के बीच में? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बीच में, ठीक है। और प्लेट्यू पोर्शन तो वैसे भी हमारा एसटी इंटरवल है, क्यूटी इंटरवल तो वैसे ही नहीं है। तो यानी अब ये हमें क्या हो गया इसका आंसर? सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताने, तो इनकरेक्ट कौन सी हमारी? एक ये बी है और एक ये डी है। तो बी एंड डी कौन सा ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रो सर्कल टेल इज प्रेजेंट इन। पढ़ा है आप लोगों ने हेट्रो सर्कल टेल के बारे में? पता है कुछ, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है? मैं बताती हूँ आपको मेन इसका क्या रोल है हेट्रो सर्कल टेल का, मतलब कैसे किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। कोडल फिन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, है ना? कोडल फिन का नाम जरूर सुना होगा। और आप लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम का नाम भी जरूर सुना होगा। इन दोनों चीजों के बेसिस पर ही ये जो हेट्रो सर्कल टेल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है, ठीक है। जो आप अगर मान लो कोडल फिन का, जैसे कि यहाँ पर मैंने बना दिया कोडल फिन, कोडल फिन का अगर अपर वाला पार्ट ज्यादा एक्सटेंडेड है और लोअर वाला पार्ट थोड़ा सा कम एक्सटेंडेड है, इसे हम लोग बोल देते हैं हेट्रो सर्कल टेल। ओके, और इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे और हेट्रो सर्कल टेल का कोई मुझे एक एग्जांपल बताओ, मतलब टेल अनइक्वली डिवाइड हुई है, इसका कोई मुझे एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल है कॉन्ड्रिक थाई। क्या एग्जांपल है इसका? कॉन्ड्रिक थाइज, जिसमें हमारी प्यारी सी शार्क आती है, कोलियोडन आते हैं जिसके अंदर, ठीक है। अब मान लो
अपर वाला पार्ट तो ऐसे का ऐसा है और जो लोअर वाला पार्ट है ये ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है ये नीचे की साइड है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग? हाइपोसर्कल। होमोसर्कल नहीं बोलेंगे इसको, हाइपोसर्कल बोलेंगे। ठीक है, होमोसर्कल तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अच्छा, हाइपोसर्कल किसमें मिलता है आपको? जो हमारी प्रिमिटिव फिशेज है ना उनके अंदर मिलता है हाइपोसर्कल। ठीक है, उसके बाद अगर ये टेल इक्वली डिवाइड हो गई है, ठीक है, डिवाइड तो ये इक्वली हो गई है, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है ये ऊपर की साइड है, इक्वली डिवाइड हुई है और वर्टिब्रल कॉलम ऊपर की साइड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं होमोसर्कल। इक्वली डिवाइड हुई है और जो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है ये ऊपर की साइड है, इसे हम लोग बोलेंगे होमोसर्कल। इसका एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रिच साइज। ठीक है, ऑस्ट्रिच साइज कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच साइज। इसका कोई मुझे एग्जांपल बताओ जल्दी से। डिप्लॉय। ओके, उसके बाद हेटेरोसर्कल हो गया, हाइपोसर्कल हो गया, होमोसर्कल हो गया। एक और बनाती हूँ मैं। मान लो ये फिर से इक्वली डिवाइड हुआ है, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम इसका बीच में है, ये कौन सा होगा? प्रोटोसर्कल। ये क्या है? प्रोटोसर्कल। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? साइक्लोस्टोम के अंदर। कहाँ पर मिलेगा ये आपको? साइक्लोस्टोम के अंदर। अगर ये इक्वली डिवाइड हो रहा है बट नोच लाइक स्ट्रक्चर है इसका, कैसा स्ट्रक्चर है? नोच लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायप्सिसर्कल। ओके, 5 टाइप की होती है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, यानी ये मेनली हमने कॉडल फिन और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, मतलब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने टेल्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब ये क्या पूछ रहा है? हेटेरोसर्कल टेल इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे गई हमारी प्यारी सी शार्क कोलियोडन। साइक्लोस्टोम में क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, साइक्लोस्टोम में किस टाइप की टेल मिलती है? प्रोटोसर्कल वाली, है ना। और डिप्लॉय में किस टाइप की मिलती है? होमोसर्कल वाली। यानी हमारा 10th क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। अब आ जाओ 11th के ऊपर। 2,3 BPK इज फाउंड इन। इसके लिए आप लोग मेरे को ग्लाइकोलिसिस बताओगे, ठीक है। बनाएं ग्लाइकोलिसिस, आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है जी, बढ़िया सा ग्लाइकोलिसिस बनाते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ग्लाइकोलिसिस? ग्लूकोज से। ये रहा मेरा प्यारा सा ग्लूकोज, ये बनाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। किसकी हेल्प से बनाएगा ये? हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनाएगा ये हमारा? हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। इधर इसने बनाया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब इससे हमारा बनेगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ठीक है जी, इधर बन गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के बाद इधर ये बनाएगा फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। ये कौन बनाएगा? CFK1। ये कौन बनाएगा? CFK1 बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये किसने बनाया था? हेक्सो आइसोमरेज ने। ये भी आपका इरिवर्सिबल है। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड ना। फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट बन चुका है, इसमें आप लोग मेरे को बताओ, मैं इसको यूज करती हूँ। इसके बाद किसका काम है? एल्डोलेज का। एल्डोलेज आएगा ना इसके बाद। फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट तो मैं बना चुकी हूँ, अब मुझे जरूरत है एल्डोलेज की, ठीक है। ये रहा मेरा एल्डोलेज, ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? एक तो है मेरा एल्डिहाइड ग्रुप, एक तो होगा मेरा एल्डिहाइड ग्रुप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एक मेरा बनाएगा ये कीटोन ग्रुप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमारा बनाता है, किसकी मदद से? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से ये हमारा क्या बनाएगा? 1,3
bis फॉस्फोग्लिसरेट। ये 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट क्या बनाएगा फिर? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसकी हेल्प से बनाएगा ये? 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये किसकी हेल्प से बनाएगा? क्या लगेगा यहाँ पर? काइनेज लगेगा ना कोई। कौन सा काइनेज लगेगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद ये बनाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगेगा मेरा? म्यूटेज। ये वाला मेरा इरिवर्सिबल है, ये वाला भी सॉरी रिवर्सिबल है, और ये भी मेरा रिवर्सिबल है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद अब क्या बनेगा? पेप। पता है ना आप लोगों को पेप? इसके बाद अब क्या बनेगा? पेप। पेप क्या है? फोस्फोइनोल पाइरूवेट। इसके बाद बनेगा पेप, फोस्फोइनोल पाइरूवेट। ये किसने बनाया? एनोलिन्स ने। ठीक है, ये वाला भी मेरा रिवर्सिबल है। अब पेप से क्या बनेगा? पाइरूवेट। ये कौन बनाएगा? पाइरूवेट काइनेज। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एटीपी एडीपी की। हमने ऊपर किया ही नहीं कुछ एटीपी एडीपी का, तो चलो जी अब इस ऊपर चलते हैं। हाँ जी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एटीपी एडीपी के क्या बनेगा बताओ मेरे को? हेक्सोकाइनेज। इधर क्या बनेगा? एटीपी ने क्या बनाया? यहाँ से मतलब एडीपी बन जाएगा इधर, यहाँ पे है ना। और कहाँ पे क्या बनेगा? एक इधर बनेगा हमारा एक और एटीपी। ठीक है, एक बनेगा इधर एटीपी। ओके, और जो हमारी ये वाली रिएक्शन है, ये वाली मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी रिवर्सिबल होते हैं। और यहाँ पर कौन मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन सा एंजाइम होगा? कौन कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को? ट्रायोज आइसोमरेज। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा NADH। कहाँ पर? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज वाले में। NADH NADH+H+, ये बनेगा इधर। ठीक है, और कहाँ पर? यहाँ पर 2 एटीपी इधर बनेंगे। ठीक है, 2 एटीपी इधर बनेंगे। एक फॉस्फेट मिल गया ना इसको, तो 2 एटीपी बनेंगे इधर। म्यूटेज को कौन से कोएंजाइम की जरूरत होती है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ याद हो आप लोगों को? मैग्नीशियम की ना, मैग्नीशियम या मैग्नीज? पढ़ो बच्चे अच्छे से। फिर हमारा है ये क्या था? पाइरूवेट काइनेज। हाँ, 2 एटीपी मैं यहाँ पर बना देती हूँ, 2 एटीपी मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, टोटल मेरा नेट गेन बताओ कितने एटीपी का हुआ? यहाँ पर क्या है? 2 एटीपी, नीचे क्या बन रहे हैं? 4 एटीपी। टोटल नेट गेन कितने एटीपी का हुआ? 2 एटीपी का। ठीक है जी, 2 एटीपी का नेट गेन हो गया। जो आरबीसी होते हैं ना, उनके अंदर क्या खास बात होती है? ये जो 1,3-BPG है, ये 2,3-BPG में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2,3-BPG। और इसमें जो आपका एंजाइम लगता है, ये कन्वर्ट हुआ 2,3-BPG के अंदर। और इसमें जो आपका एंजाइम लगता है, ये होता है 2,3-BPG म्यूटेज। कौन सा होता है? 2,3-BPG म्यूटेज। ओके फ्रेंड्स, फिर ये 2,3-BPG बनता है 3-BPA। एक फॉस्फेट अब मुझे करना है ट्रिमिंग, तो यहाँ पर लगता है 2,3-BPG फॉस्फेटेज। ठीक है, और इसको हम लोग रैपापोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रैपापोर्ट साइकिल भी बोलते हैं इसी को हम लोग। अब बताओ, अब नेट एटीपी गेन कितना होगा? 0, क्योंकि 2 ही तो बने थे, दोनों के दोनों लग गए इधर, तो इधर हो गया 0। क्या जरूरत पड़ी आरबीसी को 0 एटीपी बनाने की? अच्छे खासे 2 एटीपी बना तो रहा था। एटीपी तो अच्छी चीज है, इसने क्यों बनाई ये 0 एटीपी? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या रीजन होगा? क्या रीजन होगा? क्या लगता है आप लोगों को? इसके पीछे ये रीजन है कि जो 2,3
बीपीजी है, ये क्या करता है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी होती है उसको कम कर देता है, बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर देता है। इससे क्या फ़ायदा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अच्छे से अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये छोड़ पाएगा, तो जो बॉडी के बाकी टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, यही तो चाहिए हमें, ऑक्सीजन ही तो चाहिए, बाकी टिश्यूज़ को भी तो चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन पकड़ के बैठा रहेगा, बाकी टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं तो लॉस हो जाएगा ना हमारा। तो क्या होगा, जो 2,3 बीपीजी है अगर ये ज़्यादा हो गया तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी और बाकी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उन सब के पास ऑक्सीजन आराम से पहुंच पाएगी। ठीक है, और जो हमारा आरबीसी है इसके पास मेनली है क्या, हीमोग्लोबिन ही तो लेके बैठा हुआ है ये, और अगर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ चिपका के रखेगा तो काम चलेगा नहीं, तो 2,3 बीपीजी बनाना स्टार्ट कर देता है ये। यानी कि 2,3 बीपीजी इज फाउंड इन नर्व सेल, ना जी लीवर सेल, अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, आरबीसी, हाँ जी पैंक्रियाटिक सेल, ना ना ना। तो 2,3 बीपीजी कहाँ पर प्रेजेंट होगा, हमारा आरबीसी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। An enzyme catalyzed reaction was measured in the presence and absence of an inhibitor for an uncompetitive inhibition। मुझे तो बस ये चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे क्वेश्चन देखना है, Km और Vmax की कहानी पूछ रहा है। ठीक है जी, बना लेते हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है बच्चे, ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट है, इसके साथ बाइंड करता है इनिबिटर आके, इनिबिटर आपका बाद में आता है। यहाँ पर बाइनरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। बाइनरी कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, या तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करें, इसे हम लोग बाइनरी कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, या हमारे एंजाइम के साथ इनिबिटर बाइंड करें, इसे हम लोग बाइनरी कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। बट यहाँ पर पहले आपका एंजाइम सबस्ट्रेट वाला कॉम्प्लेक्स आएगा, उसके साथ बाद में आके इनिबिटर बाइंड करेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये इसके बारे में Km और Vmax की कहानी पूछना चाहता है। चलिए, इस बहाने हमें एक और टॉपिक मिल गया रिवाइज करने के लिए, है ना, कि जो इनिबिशन वाला पोर्शन था उसमें क्या क्या था। ठीक है, अभी रिवाइज करते हैं अच्छे से। मुझे आप फटाफट ये बताओ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिक्स्ड कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, सॉरी मिक्स्ड इनिबिशन, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हमारा ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसमें क्या Km के साथ क्या क्या होगा और Vmax के साथ क्या क्या होगा मुझे बताओ। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर Km तो इंक्रीज होगा, Vmax के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, Vmax मेरा अनचेंज रहेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा, Km तो मेरा ऐसे कैसा रहेगा, लेकिन जो मेरा Vmax है, जो मेरा Vmax है ये डिक्रीज हो जाएगा। मिक्स्ड इनिबिशन क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है, मिक्स्ड वाला क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, यानी कि Km को बढ़ाओ और Vmax को कम करो। ठीक है, मतलब जैसे ही मिक्स्ड इनिबिशन में, यानी जैसे ही इनिबिटर को ऐड करेंगे Km बढ़ जाएगा, Vmax कम हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जैसे ही इनिबिटर को ऐड करेंगे Vmax से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट Km मेरा इंक्रीज हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जैसे ही इनिबिटर को इंक्रीज करेंगे Km पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा Vmax डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, Km भी डिक्रीज होगा और Vmax भी डिक्रीज होगा। ठीक है, दोनों चीजें डिक्रीज होगी। इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ, एक सेकेंड, हम बनाएंगे एक बढ़िया सा ग्राफ इसका। ओके फ्रेंड्स, हाँ जी ठीक है, मैं यहाँ पर y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँगी 1/v को, y एक्सिस पर मैं रिप्रेजेंट करूँगी 1/v को, और x एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करूँगी 1/s को। ओके ओके, यहाँ पर नॉर्मली जो, अगर मैंने इनिबिटर को ऐड नहीं किया है, ये रहा मेरा ग्राफ, ये मान लीजिए इधर क्या है -1/Km और इधर है आपका 1/V में। ठीक है,
अब मैंने ऐड कर दिया इनहिबिटर को, इनहिबिटर के ऐड करते ही साथ क्या कहानी बनेगी, जैसे ही मैं इनहिबिटर को ऐड करूंगी ये मेरा ग्राफ थोड़ा सा इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर 1/v में ये रहा डैश। ठीक है, ये इनहिबिटर के साथ ऐसे हो गया, यानी मेरा Km ज्यादा हो गया, एफिनिटी कम हो गई। Km किसको बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को ना, यानी सॉरी Km कम हो गया, एफिनिटी ज्यादा हो गई। Km किसको बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को ना, यानी Km ज्यादा एफिनिटी कम, Km कम एफिनिटी ज्यादा। ठीक है, यानी अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के साथ में हमने बाकी जो भी हमारा इनहिबिटर वाला पोर्शन था वो सब याद कर लिया। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, अनकॉम्पिटिटिव में दोनों डिक्रीज चाहिए हमें, तो बोथ Km एंड Vmax डिक्रीज। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। याद है किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कुछ थोड़ी बहुत याद हो, क्या होता है इसमें, सिट्रेट ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं, पहले मैं क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करूंगी, बाद में करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी क्रेब्स साइकिल। सिट्रेट क्या बनाएगा, आइसोसिट्रेट बनाता है ना, ये सिट्रेट किसकी हेल्प से बनाता है, सिट्रेट आपका आइसोसिट्रेट किसकी हेल्प से बनाएगा, एकोनिटेज की हेल्प से। मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा बस ऐसे ही बता रही हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। सिट्रेट ने बनाया आइसोसिट्रेट, वो भी आपका एकोनिटेज की हेल्प से। इसके बाद यहाँ पर बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट कौन बनाएगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये कौन बनाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कौन बनाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कौन बनाएगा, मुझे जल्दी बताओ, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज ने बना दिया सक्सिनाइल को ए। ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर बन गया मेरा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब मेरे को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनाना पड़ेगा, सक्सिनेट। क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, सक्सिनेट। फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज ने बनाया सक्सिनाइल को ए। अब इससे बनेगा मेरा सक्सिनेट। ये सक्सिनेट कौन बनाएगा ये सक्सिनेट, सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज। ये बनाया मेरा सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज ने। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, सक्सिनेट से बनेगा इधर, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट बनेगा ना, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमरेट से मैलेट बनाने वाला कौन सा है, फ्यूमरेज। और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाने वाला कौन सा है, हमारा प्यारा सा MDH, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट से, जो हमारा ये ऑक्सैलो एसीटेट है, ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट बनाने वाला कौन सा है, सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, ये है हमारा सिट्रेट सिंथेज। ओके, ये हमारा ETC हो गया पूरा, सॉरी क्रेब्स साइकिल हो गया पूरा। थोड़ा सा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, इधर हमारा है सिट्रेट सिंथेज। अब बात कर लेते हैं ETC की। ETC में हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन से वाला होता है, ETC में हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ETC में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद
सेकेंड वाला कौन सा होता है? ETC में सेकेंड वाला होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड कौन सा होता है? क्यू साइटोक्रोम सी करके कुछ नाम होता है ना उसका, क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है शायद, मेरे को अब एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, आई थिंक यही होता है क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, क्यू साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज। और फोर्थ हमारा होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, जिस टाइम पर सक्सीनेट से फ्यूमरेट बन रहा होता है, ये रहा सक्सीनेट से जब ये फ्यूमरेट बन रहा है, ये क्या बनाएगा? FADH2 FAD+। किसने बनाया? ये FADH2 ने। अब इस FADH2 की जरूरत किसको है? इसी प्रोसीजर की जरूरत कहाँ पे है? इधर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मिल गया होगा, है ना? Which enzyme of the Krebs cycle is also part of ETC? ETC में फ्यूमरेज तो नहीं होता यार, सिट्रेट सिंथेज भी नहीं होता, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं वो भी क्या कहना चाह रहे हैं। Which of the chromosomal abnormality is एडवर्ड सिंड्रोम पूछा है शायद। हाँ, पहले तो मुझे ये बताओ ट्राइसोमी होता क्या है? किसे बोलते हैं हम लोग ट्राइसोमी? बताओ मुझे। ट्राइसोमी में क्या होता है? 2n+1 वाली कंडीशन होती है। ट्राइसोमी के अंदर 2n+ वाली कंडीशन होती है, यानी कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम मिलते हैं ना, बट जब ट्राइसोमी होता है उस टाइम पे 47 क्रोमोसोम मिलते हैं, यानी कितने क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए? एक क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी। एक ज्यादा हो गया ना, तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी। 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम हो गए। अब बोल रहा है एडवर्ड सिंड्रोम, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कौन से क्रोमोसोम के ऊपर, जो आप ये बोल रहे एक मतलब आप बोल रहे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, कहाँ पे होगा? तो ट्राइसोमी 18 के अंदर एक क्रोमोसोम मतलब कहाँ पर ऐड हुआ? 18th पे, तो वो हो गया आपका एडवर्ड सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 के अंदर होता है डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 8 का तो कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। ट्राइसोमी 13 के अंदर कौन सा सिंड्रोम आएगा? आपका पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, ट्राइसोमी 13 के अंदर कौन सा आ गया? पटाउ सिंड्रोम। ओके जी, उसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन, एक्वेटिक लार्वा ऑफ द मॉस्किटो इज। एक्वेटिक लार्वा बताना है, कुछ नहीं करना इसमें। मान लो आपको एक्वेटिक लार्वा नहीं भी पता मॉस्किटो का, इसके ऑप्शंस इतने इजी हैं कि आप ऐसे ही कर लोगे। आई थिंक जिन बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा ऐसे ही किया होगा, मतलब एलिमिनेशन से ही कर सकते हो आप। कैटरपिलर किसका लार्वा होता है? बटरफ्लाई और मूस का, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। टेडपोल किसका बच्चा है भाई? रोग का। मैगोट किसका बच्चा है? हाउस फ्लाई का। तो बचा रिगुलर। रिगुलर किसका बच्चा है? मॉस्किटो का। एक्वेटिक लार्वा ऑफ मॉस्किटो इज रिगुलर। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी हम ऐसी बहुत अच्छी वाली लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और कुछ टॉपिक्स को भी रिवाइज करेंगे। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आपको लगता है कि अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन करते रहिएगा।